हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक है पर्यावरण सेक्टर से। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वह है ओजोन परत। क्या दोस्तों? ओजोन परत। न जाने कितने एग्जामों में इस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पर्यावरण सेक्टर के पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या कि ओजोन परत होता क्या है या ओजोन होता क्या है। तो वायुमंडल में समताप मंडल, जैसा कि दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे या आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि वायुमंडल के जो परत होते हैं वह कुल 5 परत होते हैं। यानी कि वायुमंडल में कुल 5 परत पाए जाते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वह है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। क्या? बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल 5 मंडल होते हैं जिनमें से आपका एक मंडल है समताप मंडल। तो समताप मंडल क्या होता है कि यह वायुमंडल में 30 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जो 30 से 50 किलोमीटर के बीच में जो यह पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह जो है ओजोन परत पाई जाती है। क्या दोस्तों? कि समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। जो क्या होता है कि वायुमंडल में एक गैसों का आवरण होता है। जो कौन सा गैस होता है? जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाले अणु से मिलकर बने होते हैं, जो वायुमंडल में हल्का नीला रंग के दिखाई देते हैं। क्या दोस्तों? कि ओजोन परत क्या होते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु से मिलकर बने होते हैं, जो वायुमंडल में हल्के नीले रंग के दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन परत। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप ओजोन परत समझ गए होंगे। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। तो आप सही उत्तर देंगे क्या? तो समताप मंडल, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, जनरली 20 से 30 किलोमीटर के बीच में इसकी मोटाई ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कि ओजोन परत का कार्य। ओजोन परत आखिर हम लोग के लिए जरूरी क्यों है, इसका कार्य को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कि कार्य, ठीक है, तो सूर्य से निकलने वाले, जैसा कि सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जिन्हें क्या हम बोलते हैं? पैराबैग्निक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे। क्या? अल्ट्रावायलेट रे जो क्या करती है कि ओजोन परत पे जैसे ही मतलब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो ओजोन परत क्या करती है? इस अल्ट्रावायलेट रे को कि उसको सोख लेती है, यानी कि अपने आप में वो उसको सोख लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि इसका 99% या 90% भाग जो होता है वह ओजोन परत ही सोख लेता है, जिसके कारण यह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। अतः यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यह पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? ओजोन परत। यानी कि सूर्य से निकलने वाले जो पराबैंगनिक किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, वह क्या होती है कि उसको ओजोन परत सोख लेती है, और जिसके कारण क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों से व्यक्ति या पेड़ पौधे या जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि ओजोन परत के क्षय के कारण, यानी कि ओजोन परत, आप काफी विषय यह चर्चा में देखे होंगे कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है या किस कारण हो रहा है, उसके प्रभाव क्या हुआ, उसका नुकसान कैसे हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इसका क्षय का कारण क्या है। तो जनरली आप लोग घर में एसी या फ्रिज यूज करते होंगे, तो उससे क्या होता है कि एक गैस निकलती है जो काफी इसके लिए नुकसानदेह का कार्य करती है। जो कि गैस कौन? वो है आपका CFC गैस, जिसको बोलते हैं क्या? क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस। क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस। यह गैस क्या करती है कि वायुमंडल में जब
क्या होता है कि ओजोन जो होते हैं, तो इन जब यह गैस निकलती है ओजोन, और ओजोन लेयर में जब यह गैस जाकर टकराती है तो वह क्या करती है कि ओजोन को तोड़कर क्लोरीन में बदल देती है। क्या करती है कि CFC गैस जब होती है जो वायुमंडल में जाती है तो क्या करती है कि जो ओजोन परत है उससे रिएक्शन कर क्या करती है, उसको क्लोरीन में बदल देती है। ठीक है दोस्तों, तो यह काफी इसके लिए नुकसानदेह का कार्य करती है, यानी कि ओजोन परत को क्षय पहुंचाने में सबसे ज्यादा योगदान CFC गैस का होता है। ये कई एग्जाम में कितने बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और एक और गैस है क्या, NO, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ऐसे तो बहुत सारे गैस है, लेकिन मुख्य रूप से जनरली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न में, तो CFC गैस से और NO से, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, ये जो काफी खतरनाक प्रदूषक गैस है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लिए इसका क्षय का कारण क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्या समस्या या प्रभाव, यानी कि ओजोन परत की समस्या या प्रभाव। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि ओजोन परत के क्षय होने के क्या समस्या हुए, क्या प्रभाव पड़े हम लोगों पे या जीव जंतु पे या पेड़ पौधे पे। तो इससे प्रमुख समस्या जो होता है वह होता है कि मानव या किसी भी जीव जंतु का तो त्वचा कैंसर, सूजन, यानी कि त्वचा पूरा जलने लगता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रे होता है इसकी जो ऊर्जा होती है काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण यह सीधे तौर पे अगर पृथ्वी पे आएगी तो उससे क्या होगा कि फिर जो हम लोग का शरीर है वह जलने लगेगा, जिससे क्या होगा, त्वचा कैंसर होगा, सूजन होगा, स्त्रियों में स्तन कैंसर होगा, ल्यूकीमिया होगा। ल्यूकीमिया भी एक प्रकार का क्या है, कैंसर है। अंधापन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग कहने का अर्थ क्या है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट से या बहुत सारे विषैली गैसेस से क्या होता है कि जो वायुमंडल का जो औसतन तापमान होता है उसमें क्या होता है कि वह बढ़ जाता है। तो जिसको क्या कहते हैं हम, तो ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण क्या होता है कि ठीक समय पे वर्षा नहीं होगा, ठीक समय पे क्या होगा कि जाड़े का मौसम नहीं आएगा। मतलब बहुत सारा वायुमंडल में चेंजिंग आते रहते हैं, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद एडिमा होगा, जैसी घातक रोग होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख लिए इसका समस्या या प्रभाव को। ठीक है, अब इसको मैं आशा करता हूं कि आप यह समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या इसका समस्या क्षेत्र और इसके मापने की इकाई। मतलब कि जो इसमें समस्या आई, यानी कि जो लोगों को पता चला कि सही में ओजोन का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, वह कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि GMB डॉप्सन एक व्यक्ति थे, कौन, GMB डॉप्सन के द्वारा, वह कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे, वैज्ञानिक थे, जो क्या नाम था इनका, GMB डॉप्सन के द्वारा सर्वप्रथम ओजोन संरक्षण का अध्ययन किया गया। क्या किया गया, तो सर्वप्रथम ओजोन संरक्षण, जो ओजोन परत का अध्ययन किया गया, यानी कि ओजोन संरक्षण का अध्ययन किया गया। ठीक है, और इनके द्वारा ही बताया गया कि दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका, जब आप विश्व मानचित्र को देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव आप जब देखेंगे नीचे की ओर, तो उसमें क्या हुआ कि अंटार्कटिका आता है, तो उसके ठीक ऊपर जो ओजोन परत है उसका जो मोटाई है वह कम होते हुए प्रतीत हुआ। क्या दोस्तों, कम होते हुए प्रतीत हुआ। तो इन्होंने ही बताया कि इन्होंने GMB डॉप्सन ने, जो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, और इसके कारण क्या हुआ कि विश्व में काफी यह चर्चित विषय बन गया पर्यावरण को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम किसने बताया कि जो दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का मोटाई कम हो रहा है, तो GMB डॉप्सन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या, तो इसके मापने की इकाई, मापने की इकाई, तो इन्हीं के याद में या इन्हीं के नाम पर, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि क्या हुआ कि GMB डॉप्सन ने ही बताया कि ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, उसकी जो मोटाई है वह कहीं कहीं जगह पे कम हो रही है। तो इन्हीं के याद में क्या किया गया कि एक इसके मापने की यूनिट बनाई गई, यानी कि ओजोन परत की मापने की यूनिट बनाई गई, जिसको क्या कहा गया, को डॉप्सन कहा गया। क्या कहा गया, डॉप्सन कहा गया। तो आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि ओजोन परत की मापने की इकाई क्या होती है। तो आप जनरली आप जब इस वीडियो को पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको मालूम चलेगा कि उत्तर क्या है, तो क्या है, डॉप्सन। क्या दोस्तों, डॉप्सन। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है कि जनरली
जो ओजोन परत का जो मोटाई या उसका पतला होना वह मौसम पर भी निर्भर रखता है। जैसा कि आप देखेंगे कि इसका सबसे ज्यादा मोटाई वसंत ऋतु में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, वसंत ऋतु में, और इसका कम मोटाई वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा इसका मोटाई कहाँ होगा, तो वसंत ऋतु में, और सबसे कम वर्षा ऋतु में। अब चलते हैं, देखते हैं क्या कि ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए कुछ नियम लाया गया, क्योंकि यह, अगर आप सोचिए कि अल्ट्रावायलेट रे अगर डायरेक्टली रूप से अगर पृथ्वी पर आने लगे तो कितना समस्या की बात है। यानी कि पर्यावरण के लिए काफी यह क्षति पहुंचाएगा और सभी व्यक्ति कुछ दिनों में क्या होंगे, तो रोगग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या किया गया कि ओजोन परत का संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया, एक नियम लाया गया, और उस नियम की व्यवस्था के तहत बहुत सारे चीज जो पर्यावरण को लेकर दर्शाए गए उनको हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए क्या किया गया कि कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। क्या किया गया, तो कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, ठीक है दोस्तों। जो कब लाया गया, तो आज ही के दिन 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। कब लाया गया, तो 16 सितंबर 1987। कब दोस्तों, 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जो कहाँ लाया गया, कनाडा में। किसके लिए, तो ओजोन संरक्षण हेतु के लिए, ठीक है दोस्तों। जिसमें क्या हुआ कि 45 देशों ने इस प्रोटोकॉल पर, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर अपना हस्ताक्षर किया, ठीक है। यानी कि पर्यावरण संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जो कब आया, 16 सितंबर 1987 को। इसमें क्या किया गया कि 45 देशों ने अपना हस्ताक्षर किया, ठीक है। और जब यह प्रोटोकॉल आया, यानी 16 सितंबर 1987 या 1987 को जब प्रोटोकॉल आया, तो उस समय यह लागू नहीं हुआ। कुछ वर्ष बाद, यानी कि 1 जनवरी 1989 में यह प्रोटोकॉल पूरे विश्व भर में लागू कर दिया गया। कौन सा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किसके लिए आया था, तो ओजोन संरक्षण के लिए या ओजोन परत के लिए। कई बार तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ओजोन प्रोटोकॉल यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो वह है ओजोन परत से, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं क्या कि बाद बाकी क्या हुआ कि यह 1994 से क्या हुआ कि यह 1994 से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। क्या हुआ, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या मनाने लगा, ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है दोस्तों। तो ये जितना भी मैंने आपको यह तथ्य बताया वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और मैं ऐसा करता हूं कि इनसे बाहर प्रश्न इस टॉपिक से पूछे नहीं जाएंगे, और पूछे भी जाएंगे तो आप आसानी तरीका से बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आपको जो भी मैंने इस टॉपिक के बारे में आपको जो बताया वो आपको काफी आसानी तरीका से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।